हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3 कन्वर्जन देखने के बाद हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पॉली हैलोजन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि कन्वर्जन ब्यूट 1 इनटू नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। ये ब्यूट 1 इन है, 4 कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे डबल वन से बनाना है नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। इसको टगर टगर देखो, ये आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, मतलब एडिशन रिएक्शन होगी। क्या ऐड करना है, देखो इस कार्बन पे आई ऐड करना है और यहां पे H। तो यदि हम उसकी रिएक्शन HI के साथ करेंगे तो क्या होगा, HI के साथ रिएक्शन करेंगे ना तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो सोचो कि हमको जो प्रोडक्ट बनानी है वो होगी HI एडिशन होगा ना, तो HI का एडिशन किस रूल से होगा, मार्कोनिकोव। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल्स नेगेटिव I माइनस कहां पे अटैच होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ। जो डबल बॉन्डेड कार्बन लेस है ना वहां पे, तो यहां पे I अटैच होगा और यहां पे I। तो प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, 2 आयोडोप्रोपेन, और मुझको क्या चाहिए 1 आयोडोप्रोपेन। तो ये मेथड नहीं चलेगी, डायरेक्ट HI के साथ नहीं होगा। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पोजीशन चेंज करनी है। यदि हम हैलोजन की पोजीशन चेंज करनी है तो समझ लेना हमको कौन सा रिएक्शन यूज करना है, वो एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल हमको अप्लाई करना है, तो HBr और पैरोक्साइड। जब आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, सिर्फ HBr के साथ ही होगा, HI के साथ नहीं हो सकता है, HCl के साथ नहीं होगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होता है, HI के साथ नहीं होता है। HFCl HFSCl HI के साथ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होगा, याद रखना। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल अब क्या होगा, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो HBr का एडिशन होगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, HBr ऐड होगा। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल Br माइनस कहां पे होगा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना उसमें ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पे, मतलब यहां पे Br अटैच होगा और यहां पे H। तो क्या बना, 1 ब्रोमोब्यूटेन। और बोल सकते हो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब मुझको 1 ब्रोमोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन लाना है, मतलब हैलोजन चेंज करना है। तो हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड फ्रिंकल-स्टेन रिएक्शन यूज करेंगे। कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे, ब्रोमो में से आयोडो बना तो फ्रिंकल-स्टेन रिएक्शन। NaI के साथ रिएक्शन किसके साथ करना है, NaI के साथ रिएक्शन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन, तो फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन में क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये Br और AI एक्सचेंज हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ Br क्या आ जाएगा, I, और I के साथ क्या आ जाएगा, Br। तो ये रिएक्शन हो जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा, 1 आयोडोब्यूटेन। चलो नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन से क्या बनाना है, 1 प्रोपेनॉल। हम क्या करेंगे, तो देखो आप टगर टिगर देखो, Cl के बदले में क्या लाना है, OH। Cl के बदले में OH लेना है तो आप एक्यूअस NaOH के साथ रिएक्शन कर लो, इन प्लेस ऑफ Cl OH आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2ऑल।
और यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्रोपेन 1 है। तो OH की पोजीशन चेंज करने के लिए हमको पहले हेलोजन की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। हेलोजन की पोजीशन चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हेलोजन की पोजीशन चेंज करने के लिए हमको पहले यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन करना पड़ेगा, फिर पेरोक्साइड वाला यूज करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा। तो मेरे पास 2 क्लोरोप्रोपेन है, उसकी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करूंगा। जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करूंगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन। तो देखो यहां पे जो लिखा है ना वही मैं यहां पे लिख देता हूं। तो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है ना वो कार्बन को बोलते हैं अल्फा, और उसके नेबर वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा। तो ये दोनों बीटा CH3 है, तो अब कोई भी किसी भी CH बीटा कार्बन ले लो, आंसर सही सेम ही आएगा। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव होगा, तो ये अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव हो जाएगा। बीटा कार्बन से H रिमूव होगा, तो इन प्लेस ऑफ CH3 क्या हो जाएगा, CH2। और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया, प्रोपीन। अब देखो यहां से, अब मुझको Br कहां पे, हेलोजन कौन से पोजीशन पे लाना है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो फर्स्ट पोजीशन पे लाना है तो एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब इसका HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करूंगा। HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करता हूं ना तो एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई होगा। एंटी मार्कोनिक रूल देखो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो HBr पेरोक्साइड के साथ करेंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और इसमें HBr ऐड होगा। अब HBr ऐड होगा तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल Br माइनस कहां पे होगा, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा, तो इसमें ज्यादा हाइड्रोजन यहां पे है, तो यहां पे Br होगा और यहां पे H। क्या बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इनमें से मुझको 1 प्रोपेनॉल बनाना है, तो उसकी रिएक्शन अब मैं एक्वस NaOH या KOH के साथ कर दूं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ Br क्या जाएगा, OH, बचा कौन, Na और Br माइनस NaBr, तो प्रोडक्ट मिल जाएगी 1 प्रोपेनॉल। समझ में आ रहा है ना। तो पोजीशन चेंज करनी होती है ना, तब आप पेरोक्साइड वाला एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई कर दो। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था वही रिकन्वर्जन जैसे। अब देखो क्लोरोबेंजीन टू 1 नाइट्रोफिनॉल, सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल टका देखो क्या करना है, Cl रिमूव करना है और OH और NO2 लाना है। Cl के बदले में आपको OH लाना है तो आप वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लो, तो Cl के बदले में क्या आ जाएगा, OH, और NO2 ग्रुप लाना है तो नाइट्रेशन करना पड़ेगा। अब मैं पहले क्या कर दूं, जो Cl के बदले में OH लाना है ना तो SN रिएक्शन है, लेकिन SN रिएक्शन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हेलोएरिन। लेकिन यहाँ पे यदि NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो रिएक्शन इजीली हो जाती है। तो देखो मैं पहले OH एंटर करने के लिए जाऊंगा ना तो Cl की रिएक्शन, Cl में से OH आ जाएगा, लेकिन 620 केल्विन टेम्परेचर, 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना पड़ेगा। तो पहले मैं NO2 इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो पहले NO2 इंट्रोड्यूस करना है तो मुझको नाइट्रेशन करना पड़ेगा। नाइट्रेशन करना है तो रिएजेंट कौन सा है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3। कैटालिस्ट कौन सा है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। सबसे पहले रिएजेंट और कैटालिस्ट के बीच में रिएक्शन होके जो इनमें इंट्रोड्यूस होता है उसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो NO2 प्लस बनता है, HNO3 में से NO2 प्लस बना, तो HNO3 में से NO2 प्लस बना, तो HNO3 में बचा कौन, OH माइनस।
NO2 प्लस वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, तो हेलो एरिन है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो वहां पे अट्रैक्ट होगा। इस Cl कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो पैरा। तो जो NO2 आ रहा है ना यहाँ पे अट्रैक्ट होके, उसको बोलेगा ऑर्थो पोजीशन पे जा और पैरा पोजीशन पे जा। तो Cl ग्रुप NO2 को ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा और पैरा पोजीशन पे भेजेगा। और जहां से NO2 एंटर हो रहा है ना, वहां से कौन रिलीज होगा? H+। जहां पे NO2 प्लस एंटर्स होगा वहां पे H+ रिलीज होगा और OH माइनस क्या बनेगा? -H2O। तो आपको क्या बना? 2-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड 4-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब 4-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का हम एसएन रिएक्शन करेंगे विथ NaOH। तब ये रिएक्शन अब 443 केल्विन में हो जाएगी, वरना 623 केल्विन टेम्परेचर। पहले स्टेप में A, सेकंड स्टेप में H+ के साथ रिएक्शन कर लो, तो इन प्लेस ऑफ Cl क्या हो जाएगा? OH। और क्या बन जाएगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो अच्छी तरह रिएक्शन कंप्लीट कर लेना, तभी आप कर सकते हो इस तरह। तो कॉन्सेंट्रेट कर लेना। अब देखो, पोली हेलोजन कंपाउंड्स। पोली हेलोजन कंपाउंड किसे कहेंगे? ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें मोर देन 1 हेलोजन एटम हो, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पोली हेलोजन कंपाउंड। पोली हेलोजन नाम से ही समझ में आ गया, मोर देन 1 हेलोजन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें मोर देन 1 हेलोजन कंपाउंड है, उसको हम बोलेंगे पोली हेलोजन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 1 हेलोजन एटम, तो कार्बन कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 1 हेलोजन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 1 हेलोजन एटम आर यूजुअली रिफर्ड टू एज पोली हेलोजन कंपाउंड्स। Many of the polyhalogen compounds are used in agriculture and in industries. तो many of these compounds are useful in industry and agriculture. हमको कई पोलीहेलोजन कंपाउंड का स्टडी करना है। इनमें से फर्स्ट है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन इज नोन एज मिथाइलिन क्लोराइड। डाइक्लोरोमीथेन इज नोन एज मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2। तो कैसे बनता है? तो हमारा टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। तो देखो, मीथेन की Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो मीथेन में 2 Cl इंट्रोड्यूस हो गए, 2 Cl इसमें ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा और 2 Cl ऐड हो गए, CH2Cl2। जो हाइड्रोजन रिमूव हो गए ना, वो 2 हाइड्रोजन Cl के साथ कंबाइन होके 2 HCl बनाएगा। और बैलेंस करना है तो 2 और 2 4 Cl। तो मीथेन की डायरेक्ट क्लोरिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, तो 2 हाइड्रोजन एटम आर सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl एटम। 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, H आ जाएगा, और 2 हाइड्रोजन रिमूव है वो यहां Cl के साथ HCl करेंगे। इन हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। हार्मफुल इफेक्ट, तो डाइक्लोरोमीथेन या मिथिलिन क्लोराइड की हार्मफुल इफेक्ट क्या है? तो मिथिलिन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसको लिए वो हार्मफुल है। तो मिथिलिन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक्सपोजर टू लो लेवल ऑफ मिथिलिन क्लोराइड इन एयर। यदि एयर में लो लेवल में यदि मिथिलिन क्लोराइड होगा, हम उसको एक्सपोज होंगे तो लीड टू द स्लाइटली इंपेयर्ड हियरिंग एंड विजन। हमको देखने की और सुनने में हमको प्रॉब्लम होगी। तो मिथिलिन क्लोराइड एयर में है, लो लेवल पे है, तो स्लाइटली इंपेयर्ड हियरिंग और विजन, तो देखने में और सुनने में हमको दिक्कत होगी। एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ मिथिलिन क्लोराइड, यदि मिथिलिन क्लोराइड का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो डिजीनेस, चक्कर आएंगे, नोसिया, टिंगलिंग एंड नंबनेस इन द फिंगर्स एंड टॉयज। तो जो फिंगर्स और टॉयज ना, इसमें झंझनाहटी होगी, दैट इज नोन एज टिंगलिंग, और वो एकदम ऐसे बन जाएंगे, फिर हिल नहीं पाएंगे, उसको बोलेंगे नंबनेस इन द फिंगर्स एंड टॉय।
डायरेक्ट, ये याद रखना, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद स्किन कॉजेज इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन। तो याद रखना, यदि वो डायरेक्ट स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बर्निंग होगी एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन, जो स्किन हो ना इस पे लाल लाल दाग जैसा हो जाता है यदि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आईज कैन बर्न द कॉर्निया, याद रखना। तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आईज कैन बर्न द कॉर्निया, कॉर्निया को बर्न कर देता है। चलो मिथ, ये उसकी हार्मफुल इफेक्ट है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में करेगा, यदि लो लेवल में होगा तो स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन, ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो डिजीनेस, नोसिया, टिंगलिंग एंड नमनेस इन द फिंगर्स एंड टॉयज। याद रखना, स्किन के कांटेक्ट में आ जाए डायरेक्ट इंटेंस बर्निंग होगी एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन। डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आई कैन बर्न द कॉर्निया। अब देखते हैं यूजेस। तो मिथिलिन क्लोराइड के यूजेस क्या है? तो मिथिलिन क्लोराइड इज यूज एज ए सॉल्वेंट, एज हम सॉल्वेंट यूज करेंगे एंड ऑल्सो एज ए पेंट रिमूवर। यदि हमको पेंट रिमूव करना है तो पेंट रिमूवर एज ए मिथिलिन क्लोराइड यूज एज ए पेंट रिमूवर। एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल। अब ये एरोसोल क्या है? तो वो देखना, एरोसोल ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, जो हम कोलोइडल सॉल्यूशन में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एरोसोल एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर है। इसमें एज ए प्रोपेलेंट हम यूज करते हैं, जिस तरह रॉकेट में होता है ना प्रोपेलेंट, वो रॉकेट को आगे ले जाता है, इसी तरह एरोसोल में भी प्रोपेलेंट होता है। एज ए प्रोपेलेंट हम मिथिलिन क्लोराइड यूज करेंगे। एज ए मेटल क्लीनिंग, मेटल को क्लीन करने के लिए, एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। अब दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक प्रोसेस सॉल्वेंट होता है और एक फिनिशिंग सॉल्वेंट। प्रोसेस सॉल्वेंट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट इज यूज्ड आफ्टर द रिएक्शन फॉर प्यूरिफिकेशन। तो एज ए मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। एज ए प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, ड्रग बनाने के लिए हम प्रोसेस सॉल्वेंट में यूज करेंगे। एज ए रेफ्रिजरेंट एंड डीवैक्सिंग एजेंट, ये आपके सिलेबस टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। एज ए रेफ्रिजरेंट एंड डीवैक्सिंग एजेंट भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये मिथिलिन क्लोराइड के यूज है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की फॉर्मूला है CHCl3, इट इज नोन एज ट्राइक्लोरोमीथेन। 3 Cl है, ट्राइक्लोरो, और एक कार्बन है तो ट्राइक्लोरोमीथेन। याद रखना, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर in the presence of sunlight. तो क्लोरोफॉर्म is slowly oxidized by air in the presence of sunlight to in poison. Poison है ना, वो poisonous gas। तो देखो, क्लोरोफॉर्म is slowly oxidized by air in the presence of light to an extremely poisonous gases. Carbonyl chloride is also called poison. तो याद रखना, क्लोरोफॉर्म जब एयर के कांटेक्ट में आता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट इनटू कार्बोनाइल क्लोराइड, पॉइजन गैस, पॉइजनस गैस में उसका कन्वर्जन हो जाता है, वो डेंजर है। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल्स, इसलिए हमको डार्क कलर बॉटल में रखते हैं। तो पहले एक याद रखना, क्लोरोफॉर्म is slowly oxidized by air in the presence of light. क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में आएगा in the presence of the light to convert into the poison carbonyl chloride gas. It is a poisonous gas. तो प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो हम क्लोरोफॉर्म को प्रिजर्व कैसे करेंगे? तो टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीडेशन को हमको क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करना है। तो इट इज प्रिजर्व इन द फॉलोइंग वे, हम इस तरह उसको वे से हम उसको प्रिजर्व करेंगे। तो पहले देखो, क्लोरोफॉर्म की हमको ऑक्सीडेशन नहीं करनी है, तो मतलब वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए और लाइट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। यदि क्लोरोफॉर्म एयर और लाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही नहीं होगी। तो क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सनलाइट। तो सनलाइट से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम डार्क कलर बॉटल में रखेंगे।
तो यदि वो सनलाइट के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सनलाइट टू अवॉइड देयर ऑक्सीडेशन। दूसरा, हम बॉटल में जब क्लोरोफॉर्म कर देना तो बॉटल फुल कर दो क्लोरोफॉर्म से, तो एयर के लिए जगह ही नहीं बचे। These bottles are completely filled with chloroform up to the brim and are properly stoppered to keep air out। तो एयर बाहर ही रहे, एयर अंदर न आनी चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये बॉटल को क्लोरोफॉर्म से फुल कर देंगे अप टू द ब्रिम एंड प्रॉपर्ली स्टॉपर्ड कर देंगे टू कीप एयर आउट, तो एयर ही बाहर ही रहे। ओके, दूसरा, पहले हम क्या करेंगे, डार्क बॉटल में भर देंगे, उसको फिलअप कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीटली फिलअप करना है बॉटल में। थर्ड वन, 1% इथेनॉल इसमें ऐड कर लेंगे, याद कर लेना, ये टॉपिक याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1% इथेनॉल इज एडेड। 1% इथेनॉल ऐड करने से क्या होगा, यदि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होने से जो फॉस्फीन बनता है ना, वो फॉस्फीन को वो डाई इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेगा, और जो डाई इथाइल कार्बोनेट है ना वो नॉन टॉक्सिक है। यदि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होने से पॉइजनस गैस बनती है, टॉक्सिक गैस बनती है, तो 1% इथेनॉल वो टॉक्सिक गैस को, वो पॉइजनस गैस को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1% इथेनॉल इज एडेड इन क्लोरोफॉर्म हैज टू कन्वर्ट फॉस्फिन गैस टू डाई इथाइल कार्बोनेट। यदि जो फॉस्फिन गैस यदि प्रोड्यूस हो गई तो फॉस्फिन गैस जो पॉइजनस गैस है उसको डाइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, और डाइथाइल कार्बोनेट इज नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन टॉक्सिक। तो इस तरह हम क्लोरोफॉर्म की प्रिजर्वेशन करेंगे। समझ में आ गया? 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले बोलो, डार्क बॉटल में रखेंगे, सेकंड कंप्लीट फिलअप कर देंगे अप टू द ब्रिम, सेकंड थर्ड पॉइंट 1% इथेनॉल इसमें ऐड कर देंगे। अब देखो हार्मफुल इफेक्ट, तो क्लोरोफॉर्म की इफेक्ट कहां पे होगी, तो क्लोरोफॉर्म अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो क्लोरोफॉर्म हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, इसीलिए हम एज ए एनास्थेटिक्स हम क्लोरोफॉर्म पहले यूज करते थे। तो क्लोरोफॉर्म अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सर्जरी के दौरान हमको समझ में नहीं आता फिर क्या हो रहा है, इसलिए क्लोरोफॉर्म एज ए एनास्थेटिक हम यूज करते थे। इनहेलिंग इट 900 ppm इन एयर, 900 ppm होगा, ppm मतलब ना पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 लाख एयर के पार्टिकल में 900 पार्टिकल क्लोरोफॉर्म के होंगे, तो 900 ppm इन एयर फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो हम देखो, इनहेलिंग इट 900 ppm in air for a short time cause dizziness, fatigue and headache। तो देखो क्या होगा इसमें, यदि 900 से ज्यादा होगा तो क्रोनिक एक्सपोजर टू क्लोरोफॉर्म, यदि क्लोरोफॉर्म का प्रपोजन 900 ppm से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा, तो डैमेज लीवर एंड किडनी। तो हम इनहेल करेंगे, यदि एयर में उसका प्रपोजन 900 ppm से ज्यादा होगा तो हमारे लीवर और किडनी को डैमेज करेगा। कैसे? तो हमारी बॉडी है ना, वो हमारी बॉडी में फॉस्फिन गैस प्रोड्यूस कर देगा। तो क्रोनिक एक्सपोजर टू क्लोरोफॉर्म डैमेज लीवर एंड किडनी और कैसे डैमेज होंगे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फिन गैस इनसाइड द बॉडी। तो क्रोनिक एक्सपोजर टू द क्लोरोफॉर्म, यदि क्लोरोफॉर्म का प्रपोजन ज्यादा होगा वहां पे हम, तो क्या होगा, इनहेलिंग करने से डैमेज लिवर एंड किडनी due to the formation of phosphine gas inside the body. Skin develops sore if immersed directly into the chloroform। यदि हम क्लोरोफॉर्म में डायरेक्टली, यदि हमारी स्किन इमर्स हो जाएगी, हाँ, तो सोर हो जाएगा। स्किन डेवलप सोर इफ इमर्स डायरेक्टली इनटू द क्लोरोफॉर्म। तो ये उसकी हार्मफुल इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट कर देगा। 900 ppm से कम हो तो डिजलिंग होगी, फैटिग होगा एंड हेडेक होगा। क्रोनिक एक्सपोजर होगा तो डैमेज लिवर एंड किडनी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फिन गैस इन आवर बॉडी। स्किन डेवलप सोर इफ इमर्स डायरेक्टली इनटू द क्लोरोफॉर्म। यूजेस, एज ए सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट्स, अल्केलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंस। तो इट इज यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट्स, अल्केलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंस। एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, तो हम एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट यूज करते हैं। इन मेडिसिन हम यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म। इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22,
तो R22 नामक एक फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट है, इसके प्रोडक्शन में हम क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं एज एन एनास्थेटिक्स, एज हम एनास्थेटिक ड्यूरिंग द सर्जरी यूज करते थे, लेकिन अब बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर एनास्थेटिक्स सच एज ईथर। जो ईथर है ना वो इतना पॉइजनस नहीं है, इतना टॉक्सिक नहीं है, तो इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म नाउअडेज वी यूज ईथर एज ए एनास्थेटिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिमेनिंग पॉलीहेलोजन कंपाउंड ले लेंगे, तो इतना कर लेना, इसमें बहुत कुछ है नहीं मेरे पढ़ाने के लायक। हाँ, बस आपको सिर्फ हिस्ट्री जैसा लग रहा होगा, यूजेस क्या है, उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, और आप छोटे स्टैंडर्ड में सब कुछ पढ़ के आए हैं। हाँ, तो एक नोट्स लिख लेना अच्छी तरह है, और वही नोट एग्जाम में लिख देना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।